हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आपके अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसे कि अपनी क्लास 4-5 दिन के अवकाश हो चुका था और बरसात का मौसम भी है। वर्तमान में कोटा विश्वविद्यालय कोटा के प्रैक्टिकल एग्जाम रूटीन की वजह से मैं क्लास आपके लिए ऑनलाइन नहीं बना पाया था, तो आप लोग बने रहें और अधिक से अधिक बच्चों को इससे जोड़ें। अपन क्लास को छोड़ेंगे नहीं। आप लोगों का बराबर इस मंच से सहयोग मिलता रहेगा और अधिक से अधिक बच्चों को इससे जोड़ते रहें, सब्सक्राइब भी करते रहें, ठीक है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए कोटा विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा होने वाले एग्जाम प्रोग्राम के बारे में टाइम टू टाइम अपडेट सूचनाएं मिलती रहेगी इसी चैनल से बने रहने से। और टैगोर पीजी महाविद्यालय बोली में होने वाले जितने भी स्टडी प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में प्रैक्टिकल से संबंधित जानकारियां हैं। अभी जैसे सेकंड सेमेस्टर बीए सेकंड सेमेस्टर और बीए फोर्थ सेमेस्टर वालों का ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल एग्जाम डेट फिक्स नहीं हुई है। आपके लिए पैनल आ चुका है। अब एग्जाम ड्यूटी एग्जाम का जो डेट जैसे फिक्स होगी हम आपको इस चैनल के माध्यम से बता दे जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। जब तक आप लोग प्रैक्टिकल फाइल और असाइनमेंट फाइल दोनों तैयार कर लें, दोनों ही एग्जाम डेट के समय जमा होगी। 50 नंबर का मामला है और 30 नंबर का असाइनमेंट का है, ठीक है। 50, 30, 80 नंबर का मामला है। इसलिए आप लोग स्वयं उपस्थित होकर इन 80 नंबरों की जानकारी पूर्ण रूप से जमा करके और साइन जरूर कर लें। तो इसके साथ साथ ही अपन पढ़ते हैं, ऐसी जानकारी तो खैर चलती रहेगी। और एमए वालों का भी अभी पैनल नहीं आया है। एमए जो ज्योग्राफी से एमए कर रहे हैं, जिनका सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो चुकी है और उनका प्रैक्टिकल बाकी है, वे भी अपनी प्रैक्टिकल फाइल और सर्वे फाइल वगैरह अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार करके रखें, ताकि कभी भी आपका जो प्रैक्टिकल होगा उस समय जमा होगी। असाइनमेंट भी उसी टाइम को जमा होगी, ठीक है। तो एमए ज्योग्राफी के विद्यार्थी भी इस बात का विशेष ध्यान रखें। असाइनमेंट, प्रैक्टिकल फाइल और सर्वे फाइल तीनों चीज़ें कंप्लीट करके रखें, प्रैक्टिकल के दिन ही जमा होगी। तो ठीक है, अपन पढ़ते हैं, ऐसी बातें चलती रहेगी आप लोगों को बराबर में। तो अपन भारत के अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली बात याद दिला दूँ ताकि उसी से कड़ी जोड़ते हुए आगे की ओर पढ़ेंगे। अफवाह तंत्र यानी कि भारत से निकलने वाली नदियों के द्वारा अपनी सहायक नदियों सहित उद्गम स्थान से लेकर के और समुद्र में गिरने तक समुद्र धरातलीय ढाल की अनुकूलता में बहती हुई नदियाँ एक तंत्र विकसित कर लेती है। उसको प्रवाह तंत्र के रूप में जाना जाता है। और ये धरातलीय ढाल की विभिन्नता के आधार पर संपूर्ण भारत के अफवाह तंत्र को अपन ने 3 भागों में बांट करके इसका अध्ययन किया है। उत्तरी भारत से निकलने वाली जो नदियां हैं वह बंगाल की खाड़ी में मिलती है और बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र को अपन ने प्रारंभ किया था, जिसमें सबसे पहले अपन ने गंगा अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। गंगा अफवाह तंत्र में गंगा नदी के बारे में, ठीक है, और रामगंगा के बारे में और यमुना नदी के बारे में, इनका उद्गम
कौन से स्थान पर गंगा में मिलती है, त्रिवेणी संगम कहाँ कहाँ पर बहती है और किस प्रकार से बहती है। ठीक है, तो इस तरीके की अपन ने जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब गंगा अपवा तंत्र को ही आगे बढ़ते हुए आगे पढ़ते हैं कि गंगा अपवा तंत्र में और कौन कौन सी नदियाँ सम्मिलित है। तो यमुना नदी के बाद में इसकी जो सहायक नदी है उसके बारे में पढ़ते हैं। दूसरी सहायक नदी है गंडक नदी। गंगा अपवा तंत्र इसकी नदी है गंडक नदी। तो पहले अपन ने पिछली क्लास में बता दिया था मैंने आपको कि सबसे पहले उस नदी का उद्गम स्थान, फिर उसका प्रवाह क्षेत्र, फिर उसकी सहायक नदियाँ और फिर मुख्य नदी में मिलने का स्थान। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। इन चीज़ों से ही क्वेश्चन बन करके आता है और इसीलिए अपन डिटेल में इतनी डिटेल में पढ़ते हैं ताकि उसके बारे में एक डायग्राम से समझते हुए पढ़ें। ठीक है, तो ये गंडक नदी है। सबसे पहले इसका उद्गम स्थान पढ़ेंगे। तो ये नदी नेपाल में इसका उद्गम है। कहाँ पर है? नेपाल। नेपाल से निकलती है। ठीक है, और नेपाल से निकलने के बाद में दक्षिण की ओर बहती हुई इसके उद्गम स्थान पर यानी नेपाल में इसके उद्गम स्थान नेपाल में इसे नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गंडक नदी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये भी एक तरह से गंगा अपवा तंत्र की प्रमुख नदी है। नेपाल से निकलती है और दक्षिण की ओर बहती हुई ये इसका प्रमुख उद्गम क्षेत्र बनाती है। तो नेपाल में इसका उद्गम क्षेत्र है और नेपाल में इसको नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखना। दूसरा इसका दूसरी विशेषता क्या है कि ये नदी गोल चिकने शालिग्रामी पत्थर यह नदी अपने साथ गोल चिकने शालिग्रामी पत्थर बहाकर लाती है। इसलिए इसे भारत में
शालिग्रामी नदी भी कहा जाता है। इसे क्या है, शालिग्रामी नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि शालिग्रामी नदी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अपने साथ में हिमालय क्षेत्र के जो पत्थर होते हैं उनको लुढ़काती हुई आने से वह एक तरह से गोल शालिग्राम के रूप में, जैसे महादेव पिंड होती है ना, महादेव तो उसी पिंड के समान एक तरह से गोल चिकने पत्थर बना लेती है, और वह एक तरह से गोल पत्थर की संख्या अधिक होने के कारण इस नदी को क्या कहा जाता है, शालिग्रामी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो भारत के मैदानी क्षेत्र में इस नदी को शालिग्रामी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे चलो। इसकी दो सहायक नदियां हैं, काली और त्रिशूला। इसकी दो सहायक नदियां काली और दूसरी है त्रिशूला। ठीक है, पहली तो है काली नदी और दूसरा है त्रिशूला। दाएं ओर से काली आती है और बाएं ओर से त्रिशूला नदी इसमें मिलती है, और तीनों ही नदियां त्रिवेणी संगम बनाती है। यह तीनों नदियां त्रिवेणी संगम बनाती है। ठीक है, तीन नदियां जहां पर मिलती है उसको त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। तो दाएं ओर से काली नदी, बाएं ओर से त्रिशूला, दोनों नदियां इस गंडक नदी में मिलती है और तीन नदियों का संगम मिल जाता है, इसलिए इसको त्रिवेणी संगम कहा जाता है। और इस त्रिवेणी संगम से निकलने के बाद में पटना के पास ये गंगा नदी में मिल जाती है। पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। ठीक, गंगा में मिल जाती है। तो इस तरीके से मतलब ये गंडक नदी का एक गंगा अफवाह तंत्र की प्रमुख नदी के बारे में जानकारी है, और ये आपको नई नई अच्छी जानकारी मिलती रहेगी, और आप लोग इस चैनल से बने रहें। ठीक है, आगे और चलते हैं। दूसरी नदी है अपने पास कोसी नदी। कोसी नदी ये दूसरी नदी है, कोसी नदी। ये गंगा नदी की सबसे बड़ी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन? कोसी नदी। ठीक है, ध्यान रखना। और क्या विशेषता है?
गोसैथान नामक स्थान से निकलती है। महा हिमालय के गोसैथान नामक स्थान से इसका उद्गम है। ठीक है, कहाँ पे है? महा हिमालय में गोसैथान नामक स्थान है, वहाँ से ये नदी निकलती है। कौन सी नदी? कोसी नदी। बाद में माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा दो महान पर्वत चोटियां हैं, उनके मध्य से सकरा रास्ता बनाती हुई ये नदी निकलती है। माउंट एवरेस्ट व कंचनजंगा पर्वत चोटियों के मध्य से सकरा रास्ता बनाकर बहती है। ठीक है, और अब ये तो मान हिमालय की कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट जो हिमालय हमेशा बर्फ से ढकी हुई पर्वत चोटियाँ होती है, यहाँ से कितने प्रकार के हिमनद निकले हुए हैं और हिमनद से जो पिघला हुआ जल है वह इस कोसी नदी के में आकर के मिलता है। यानी कि बहुत सारे हिमनदों का जल इसमें मिलता है और बरसात के दिनों में दक्षिण की ओर बहती हुई ये एक तरह से बिहार में अपने भारत के मैदानी क्षेत्र में बहुत विशाल जलोढ़ बनाती है। जलोढ़ क्या होते हैं? अपने साथ में लहे हुए मुलायम मिट्टी, कंकड़ पत्थर वगैरह, इनका जमा होने से एक विशाल ढेर विकसित हो जाता है। दूर से देखने पर एक तरह से पक्षी के पंखों के समान इस प्रकार की आकृति में वह ढेर बन जाता है। उसको जलोढ़ पंख के नाम से जाना जाता है और उसके अंदर से ये कुछ समय के लिए अदृश्य रूप में बहने लगती है। तो ऐसे जमा करने से बनने वाली स्थल आकृति को जलोढ़ पंख के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप लोग इस चीज को रिपीट करके और नोट कर लेना कितनी बार कीर्तन आ चुका है और आने की संभावना रहती है। जलोढ़ पंख क्या है मैं लिख देता हूँ। जलोढ़ पंख नदियाँ अपने साथ लाए अपनात्मक पदार्थों को विशाल ढेर
पंखों की आकृति में जमा करती है, जिसे जलोढ़ पंख के नाम से जाना जाता है। तो ये कोसी नदी भी अपने मुहाने पर, जहाँ पर समुद्र ये समतल मैदान में प्रवेश करती है, वहाँ पर जलोढ़ पंखों का ढेर जमा कर देती है और इसके ढेर के आंतरिक भाग से ये प्रवाह करती है, विशाल ढेर बना देती है। इसे जलोढ़ पंख के नाम से जाना जाता है। बरसात के दिनों में इसमें अधिक जल आ जाने के कारण ये रास्ता परिवर्तन करती रहती है। ठीक है, तो रास्ता परिवर्तन करने के लिए ये प्रसिद्ध नदी है। भारत में अपने रास्ता परिवर्तन करने के लिए ठीक है, और रास्ता परिवर्तन करने के कारण ही बिहार में सबसे अधिक बाढ़ें इसी नदी के द्वारा आती हैं। मैं लिख देता हूँ, बिहार में बाढ़ के अधिक खतरे के कारण कोसी नदी को बिहार का तो कहते हैं, बिहार का शोक कहा जाता है। कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, आता रहेगा। सबसे कम प्रश्नों के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है। तो ये बिहार का शोक जो नदी है वह ये कोसी नदी है। क्या कारण है, ये सारी बातें लिख दी मैंने कि ये रास्ता परिवर्तन करती है। रास्ता परिवर्तन क्यों होता है, अपने साथ में लाए हुए संकट पत्थर और अपरदनात्मक पदार्थों के अपने मुहाने पर जमा करने से नदियाँ एक तरह से अपना रास्ता परिवर्तन कर लेती है और अधिक जल होने के कारण चारों तरफ फैल करके बहती है और चारों तरफ फैल करके बहती है तो बाढ़ें आ जाती है। और बाढ़ मैदानी क्षेत्र में होने के कारण सबसे अधिक ये एक तरह से विनाशकारी होती है और बिहार का शोक कहलाती है। तो बाढ़ के कारण ये बिहार के लिए एक तरह से घातक है, इसलिए बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग बने रहें। इसी प्रकार से आप लोगों की डेली क्लास चलेगी और नई नई चीज़ें, नई नई अपडेट आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।